और सभी हमारे सीनियर ऑफिसर्स, प्रेस और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। सामान्य रूप से बजट ऐसे समय पारित होता था जब हम लोग जम्मू हुआ करते थे। पिछले 3 बार से कार्यक्रम जम्मू होता था। इस बार लोकसभा चुनाव के कारण ये बजट अगस्त में पारित हुआ और इसलिए आप लोगों की परंपरा यहाँ पिछले 4-5 साल से स्थापित हुई है कि जब भी बजट पारित होता है तो मीडिया के मित्रों के साथ बातचीत करना, उसको कायम रखते हुए श्रीनगर में आप सबको आमंत्रित करने का अवसर हम लोगों को मिला है। व्यक्तिगत रूप से मैं इसे एक ऐसा मौका भी मानता हूँ कि पिछली यादों का सिलसिला जो आप सबसे वो फिर से जुड़ जाता है और इसीलिए कहा गया कि हम खुदा के तो कभी कायल न थे, तुम्हें देखा तो खुदा याद आया। जब संगत आप लोगों की होती है, इंतजार खत्म होता है और ये इस तरह के कार्यक्रम में समझता हूँ कि एक ब्रिज का काम करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं या प्रशासन के लोग और आप बातचीत करने का एक अवसर रहता है। मुझे ये पता है कि मीडिया का साक्षी भाव घटनाओं को रिपोर्ट करने का, या मैं कहूँ कि उसमें आपका अहम रोल है और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। पिछले 5 वर्षों में मैं एक बात कह सकता हूँ कि आम आदमी की आकांक्षाएं और सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने काफ़ी प्रगति की है और मुझे लगता है कि खुली हवा में सांस लेने का लंबे समय के बाद यहाँ के आम नागरिकों को अवसर मिला है। अपनी मर्जी से जीने का अधिकार सामान्य व्यक्ति को मिला है और अगर मुझसे कोई पूछे कि इन 5 सालों को किस तरह से आप देखते हैं तो मैं इन 5 वर्षों को शांति, प्रगति और समृद्धि के कालखंड के रूप में देखता हूँ। जो लोकसभा के चुनाव हुए, या मैं कहूँ कि लोकतंत्र का जो पर्व हुआ, मोटे तौर पर ओवरऑल 58.46% मतदान पूरे जम्मू कश्मीर में हुआ। वैली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी 50% से ज़्यादा मतदान हुआ और लंबे समय के बाद 3.5 दशक के बाद इस तरह का मतदान लोगों ने बढ़ चढ़ करके किया। स्वाभाविक रूप से ये जमहूरियत या लोकतंत्र में लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त की। यहाँ के बारे में एक बड़ा मशहूर किस्सा था, कवि गुरु साहब को मालूम है कि एक श्रीनगर में कलेक्टर साहब हुआ करते थे। तो यहाँ 2 तरह के विधायक होते थे। खलीक नाम था उनका कलेक्टर साहब। एक खलीक साहब के एमएलए होते थे, एक जनता के एमएलए होते थे। तो मुझे लगता है कि लंबे समय बाद भारी मतदान हुआ और निष्पक्षता पूर्वक जिसको जहां मर्जी हो वोट दे चुनाव कराने में प्रशासन को सफलता मिली। अब मैं जो बजट पारित हुआ है उसकी चर्चा करके मोटे मोटे बिंदुओं की, बाकी आपके सवाल लिए जाएंगे। आप सबके ध्यान में होगा कि ये 24-25 का जो बजट है 23 जुलाई को पार्लियामेंट में ले किया गया था और 8 अगस्त को संसद के दोनों सदनों से ये पारित हुआ है। साइज जो बजट का है वो 1,18,390 करोड़ रुपए, 1.18390 करोड़, और पिछले साल का जो एक्सपेंडिचर है इससे 30,889 करोड़ ज्यादा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में मोटे तौर पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा जो है वो 9881.68 करोड़, सोशल सेक्टर में लगभग 24,870.50 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगभग 16,000 करोड़ और इकोनॉमिक सेक्टर में लगभग 555.48 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर में पहले की तुलना में मैं समझता हूं कि भारी वृद्धि हमने की है। सोशल सेक्टर में हम लगभग 4,217.65 करोड़,
इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में 11,664.45 करोड़ और इकोनॉमिक सेक्टर में 6,943.20 करोड़ ये खर्च कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी 14.01%, और अगर मैं पीछे 5-6 सालों से तुलना करूं तो एक तरह से डबल हो गया है। जीएसडीपी फॉर द ईयर 24-25 ये प्रोजेक्टेड है 2,63,399 करोड़, 263,399 करोड़, which shows a growth of 7.5% over GSDP of 23-24. Tax या gross domestic product ratio for 24-25 has been projected at 7.92%, which is higher than previous year, that is 5.68%. Challenges आपको पता है, जम्मू कश्मीर में हिस्टोरिकली या लीगेसी का चैलेंज रहा है, फिस्कल मैनेजमेंट खास तौर से, और जो एक्सटर्नल प्रेशर रहे हैं हमारे ऊपर, हाई लेवल रहा है कमिटेड एक्सपेंडिचर का, और बिजली के क्षेत्र में एटीसी लॉसेस देश में सबसे ज़्यादा रहे हैं, जो हमारे लिए चैलेंज था, और इसके कारण दिक्कतें भी थी। यूटी गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास किया है अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, रेवेन्यू ऑगमेंटेशन में, और एटीसी लॉसेस को कम करने का विशेष प्रयास किया गया है। रेवेन्यू ऑगमेंटेशन जो हुआ है मोटे तौर पर जीएसटी रिटर्न कंप्लायंस, ई स्टैंपिंग सिस्टम, डीलर रजिस्ट्रेशन का एक्सपेंशन और ट्रांसपेरेंट एक्साइज ऑप्शन, इसके कारण रेवेन्यू रिसीट्स हमारी बढ़ी हैं, जहां 23-24 में 12,753 करोड़ था, वो इस साल बढ़ करके 13,900 करोड़ हो गया है। जीएसटी कलेक्शन में 12% का इंक्रीज है, एक्साइज में 39% का मोटे तौर पर इंक्रीज है। पावर रिफॉर्म की दिशा में जम्मू कश्मीर काफ़ी आगे बढ़ा है, और 5.74 लाख मीटर्स अभी तक लगाए जा चुके हैं, और मुझे लगता है कि इसके कारण 25% रिडक्शन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में हम कर सकें। एक बात मैं जोर दे के कहना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में पावर टैरिफ में 1 पैसे का इंक्रीज नहीं हुआ है, और इसका क्लैरिफिकेशन पीडीडी के हमारे अफसरों ने भी दिया है। और दूसरी बात कि देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में ही दी जा रही है। कुछ एक प्रचार हो रहा है कि साहब बिजली बिल बढ़ गई है, बिजली बिल ज्यादा आ रही है, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी कि कोई बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 3 साल में पावर टैरिफ में नहीं किया है। और दूसरी बात कि वो आपके अगल बगल के जो राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, इनसे तुलना कर लीजिए, या देश के किसी यूटी और किसी स्टेट से तुलना कर लीजिए, और फैक्चुअल स्थिति है कि एवरेज जो हमारी खरीद है उससे भी सस्ती बिजली हम यहाँ के कंज्यूमर्स को दे रहे हैं। अनेक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स भी पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का कैसे अच्छे ढंग से हम दोहन करें, इसका एक सुनियोजित प्रयास हुआ, जिसके कारण 22-23 में जहां 6,400 करोड़ रुपए हम प्राप्त कर सके थे, 23-24 में वो बढ़ करके 10,300 करोड़ रुपए हो गए, और इस वर्ष मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें और वृद्धि होगी। टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स के कारण ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, खासतौर से बजटिंग और एक्सपेंडिचर के मैनेजमेंट में इसने बड़ा योगदान किया है, और एक सिस्टमेटिक ड्राइव चला करके प्रोजेक्ट्स की फिजिकल मॉनिटरिंग, जियो टैगिंग, फोटोग्राफी के कारण काम की स्पीड हमारी 10 गुनी बढ़ी है। आधार सीडिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के कारण जो एलिजिबल लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिल रहा है,
और जो लीकेज था वो पूरी तरह से बंद हो गया है। अभी वित्त मंत्री जी को आपने सुना, इफेक्टिव फिस्कल मैनेजमेंट पर उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन की सराहना की है और मुझे लगता है कि इसका बड़ा लाभ हमें हुआ है ट्रांसपेरेंसी लाने में। और पहली बार 28,000 करोड़ हमारा जो लंबे समय से ड्यूज था पावर सेक्टर का, वो रीपे कर सके हैं। नहीं तो ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, एक कहावत हमारे यहाँ, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जिए सुख से जिए, कर्जा लीजिए और घी पीजिए। तो उस व्यवस्था से अब जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बाहर निकल गया है। 77 ईयर्स में पहली बार यूटी ने कंट्रीब्यूट किया है कंटीजेंसी फंड जो आरबीआई ने क्रिएट किया है। 23-24 में फिस्कल डिसिप्लिन और खर्चों में कटौती के कारण हुंडीज और ओवरड्राफ्ट से अब जम्मू कश्मीर बाहर निकल गया है, जो यहाँ की परंपरा थी। जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वित्त मंत्री जी ने बताया है, मैं थोड़ी सी चर्चा करके बात खत्म करूंगा। ये जो प्रयत्न किए गए हैं, इसके कारण रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कम करने में और ट्रांसपेरेंसी लाने में हमें सफलता मिली है। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो जीडीपी हमारी 15-16 में थी, 23-24 में ठीक वो डबल हो गई। जहाँ 15-16 में हमारी जीडीपी जम्मू कश्मीर की 1.17 लाख करोड़ थी, वो 23-24 में 2.45 लाख करोड़ की हो गई है। और 24-25 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2.63 लाख करोड़ की। तो ये डबलिंग द इकोनॉमी, ये बड़ा भारी अचीवमेंट मैं मानता हूँ। चैलेंजेज हमारे पास बहुत थे, एक्सटर्नल चैलेंजेज थे। मैसिव फ्लड आ गया था जम्मू कश्मीर में, उस स्थिति से निपटना था। और पूरी मैं कहूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19, इन सब के बावजूद इकोनॉमी को डबल करने में हमें सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर बैंक एक जीता जागता उदाहरण है। और 2019 में जहां 1139 करोड़ के घाटे में था, वो 23-24 में 1700 करोड़ के मुनाफे में। तो मैं समझता हूं कि टर्न अराउंड कैसे हुआ, ये इन प्रयासों का एक नतीजा है। जहां एनपीए 11% था, वो 5% से नीचे आ गया है। तो मैं समझता हूं कि ये प्रोफेशनल ढंग से, एफिशिएंट ढंग से काम करने और ट्रांसपेरेंटली काम करने के कारण ये जम्मू कश्मीर बैंक पे टर्न अराउंड हुआ है। अगर मैं बात करूं कि जम्मू कश्मीर बैंक का रोल भी अब बढ़ गया है, चाहे वो हमारी HADP की स्कीम हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हमारी स्कीम हो, पहले की तुलना में अगर क्रेडिट देखेंगे आप तो जम्मू कश्मीर के किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हैं या इंडस्ट्री है, इसको पहले से काफी ज्यादा जम्मू कश्मीर बैंक की ओर से फाइनेंस दिया जा रहा है। बावजूद इसके वो लाभ में है। यूनियन गवर्नमेंट ने इन प्रयासों को सराहा है, वित्त मंत्री जी को आपने सुना है और उसको मैं दोहराने नहीं जा रहा हूं कि 17,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल असिस्टेंस भारत सरकार ने हमें दिया है। और उन्होंने बताया कि अब जीडीपी रेशियो विल रिड्यूस टू 3%, फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो विल रिड्यूस टू 3%। मैं समझता हूं कि ये बाकी राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। मेजर आउटले का विवरण है, वो कागज आपको दे दिया जाएगा। उस पर मैं समझता हूँ मोटे तौर पर मैंने आपके सम्मुख विषय रखा है। और अगर आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए, पुलिस और सिक्योरिटी का एक्सपेंडिचर मोटे तौर पर 11% हमारे बजट का रहा है, जो अब भारत सरकार उसका
वहन करेगी। कुछ साथी अगर कोई सवाल हो तो हमारे चीफ सेक्रेटरी भी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं, सारे हमारे सीनियर अफसर हैं, आप पूछ सकते हैं। Thank you, sir. We will now take a few questions from the media. Request the media coordinator to please pass the mic. And I'm Jahangir from PTI. The size of the budget allocation has definitely increased. We have seen in the past that the funds used to come and a lot of funds used to lapse. Like you mentioned, the three sectors, you have good amount sanctioned for infrastructure and you have good amount for capex. You also have decent amount for social sector. Does this unitary trade administration has the capacity to spend these amounts within the budget time that has been one? The second addition, because it relates to the power sector, you have said that the rates have not increased, but a lot of consumers in Kashmir are getting electricity at flat rates, not at meter rate, and those rates have gone more than doubled in the last 1 year. How do you address that? देखिए, एक तो एक्सपेंडिचर का जहाँ तक सवाल है, जो 4 साल 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, पहले की तुलना में एक्सपेंडिचर हमारा काफ़ी बढ़ा है और जो बजट में प्रोविजन है वो पूरी तरह से खर्च हो जाए, इसका पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि उसे खर्च करने में हम सफल होंगे। दूसरा, पावर सेक्टर में जो आपने कहा ये सच है, मैंने जिम्मेदारी से वो बात कही कि 3 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, अगर होती तो वो आपके ध्यान में आता, रेगुलेटरी कमीशन हमको जाना पड़ता। फ्लैट रेट में वृद्धि हुई है। अब ये सच है कि कुछ लोगों को पहले से ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, उन लोगों को भी कुछ लोगों को पैसा देना पड़ रहा है जो पिछले कई वर्षों से पैसा नहीं दिए। तो अगर लोड का वेरिफिकेशन पर पीडीडी कर रहा है तो आप दे रहे हैं 200 रुपया और चला रहे हैं 3 AC, तो उनको तो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। ये भ्रामक प्रचार करके मैं समझता हूँ कि कुछ लोग इस बात को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पावर टैरिफ बढ़ा दिया गया है। Sir, here. My name is Farhad. I am from ETV, sir. The budget document also shows that there has been increase in liabilities also compared in the last 5 years. For example, in 2019 to 20, it was 83,570 crore, and today it is 112,797 crore. Can you clarify how these liabilities have increased and how the government is going to liquidate them? जो क्वेश्चन है कि डेट और लाइबिलिटीज के बारे में आपका क्वेश्चन है, हाँ बजट में दिया, ठीक। तो बजट में हमने इस बार पूरे हमारे जो ऑन बजट प्लस ऑफ बजट जो लाइबिलिटीज हैं बड़े ट्रांसपेरेंटली हमने वो इंडिकेट किए हैं। और अगर हम देखते हैं तो पूरे, अगर हम लास्ट 30-40 साल का भी पूरा डेटा अगर हम देख लें तो हमेशा जैसे जैसे J&K की इकोनॉमी बढ़ी है, बावजूद जो चैलेंजेस J&K के सामने रहे हैं, हमारा जो डेट लाइबिलिटीज का रेशो है ये 49% से 51% के बीच में रहा है। इस साल भी जैसे हम देख रहे हैं कि GSDP हमारा 2.63 लाख करोड़ है, 2.63 लाख करोड़ GSDP है, और डेट जो आपका है वो 1.12 जो आप फिगर बता रहे हैं, तो हमारा वो रेशो हमने मेंटेन करने की कोशिश की है। और इनफैक्ट अगर आप यूनियन बजट देखें तो उसमें भी यही आज अब वो उस ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं कि सिर्फ फिस्कल डेफिसिट टारगेट ना करके डेट कितना हम मैनेज कर सकते हैं, उस तरफ देश भी आगे बढ़ रहा है। और पहला जो एक सवाल था पीटीआई का, तो उसमें कि सीएस अगर जो जीता जागता सबूत जो है कि आपकी कैपेसिटी है कि नहीं यूटिलाइजेशन की, सबसे जीता जाता सबूत है सीएसएस का। सीएसएस हमारे पास 110 सीएसएस थे जो आप 6,300 करोड़ यूटिलाइज कर पा रहे थे, ले पा रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सभी डिपार्टमेंट्स ने बड़ी मेहनत करके अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एक्सपेडाइट किया, फास्ट एक्सलरेट किया, यूसीज सबमिट हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फॉलोअप हुआ, जिसके बदौलत 1 साल में 6,000 से बढ़ के 10,000 तक सीएसएस का रिसीट बढ़ गया है। एक ही डिपार्टमेंट का मैं नाम लूंगा, जल शक्ति, जो डिपार्टमेंट 2018-19 में सिर्फ 5 लाख लोगों को पानी दे रहा था, वो आज करीब 16 लाख लोगों को पानी दे रहा है, फैमिलीज को पानी दे रहा है। डिपार्टमेंट की स्टाफिंग में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ी है।
This side, sir. Afzal Bak from ANI. सर मेरा एक सवाल है जो लोगों की तरफ से है, क्योंकि लोग हमें अक्सर पूछते हैं कि आप एलजी साहब से मिलते हैं, हायर अप से मिलते हैं, तो जब भी आपको मौका मिले आप हमारी तरफ से रिप्रेजेंट जो काम कर रहे हैं, जो एक इशू 2-3 साल से है, जो यहाँ एम्प्लॉयज का जीपी फंड है, इसमें एक कंप्लेंट है कि पहले जब जो भी कोई एम्प्लॉय इसके लिए अप्लाई करता था, घर में बच्चे की शादी है, हेल्थ इश्यूज होते थे, विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको सैंक्शन में आता था। लेकिन अब 6-6 महीने 8-8 महीने इसमें क्यों लगते हैं? क्या ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बजट के साथ रिलेटेड है? दूसरा, हॉर्टिकल्चर टूरिज्म सेक्टर को या तो लोगों ने समझा नहीं है या इसको प्रॉपरली इलैबोरेट नहीं किया गया है। हॉर्टिकल्चर फॉर द बेटरमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर को इस साल किस तरह बेहतर किया गया एज कंपेयर टू द लास्ट बजट? थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं आपको बताता हूं कि 20 जुलाई तक जीपीएफ का जो भी बकाया था सबका क्लियर कर दिया गया है। तो जो बात आप कह रहे हैं ये इतिहास की बात हो गई। आज की तारीख में मैं कह रहा हूं कि 20 जुलाई तक जिन्होंने भी अप्लाई किया था जीपीएफ के लिए उनके भुगतान कर दिए गए। आज हम लोग 12 अगस्त को मिले हैं, बाकी लोग भी जो अप्लाई करेंगे उन्हें समय से दिया जाएगा। हॉर्टिकल्चर का जहां तक सवाल है तो कई अवसरों पर आप साक्षी रहे जब होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान यहाँ करीब 14 महीना हो गया लॉन्च किए हुए, 14-15 महीना हो गया। देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ हमारी दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हमारे एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के सारे सीनियर अफसरों ने मिलकर के वो प्लान बनाया था। जो बजट एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का रहा है उससे 5013 करोड़ रुपए ज्यादा हम 5 साल में खर्च कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये हॉर्टिकल्चर में विशेष ध्यान HADP में कई ऐसी प्रोजेक्ट हैं जो हॉर्टिकल्चर को लेकर के ही, एप्पल का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, बाकी नीश क्रॉप्स को कैसे बढ़ाएंगे। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी मैं अनंतनाग गया था, जब ये पैडी कल्टीवेशन शुरू हुआ, धान की रोपाई शुरू हुई, आप थे वहां, आप भूल गए हैं। वहां एक नौजवान लड़का वहीं का अनंतनाग का जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, पेशे से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, वो मंच से बोला 4 मिनट और उसने कहा कि साहब मैंने नौकरी छोड़ दी, ये HADP की 3 प्रोजेक्ट हमने ली है और जितनी सैलरी मैं पाता था उससे 1.5 गुना सैलरी मैं अपने 6 एम्प्लॉइज को दे रहा हूँ। एक लड़की भी थी जिसने कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट किया था, वो भी नौकरी में थी। उसने भी कहा कि हमने छोड़ दी नौकरी और हम HADP की 2 प्रोजेक्ट के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रयास हॉर्टिकल्चर सेक्टर में यहाँ हुआ है या एग्रीकल्चर और पूरे अलाइड सेक्टर में हुआ है, वो पूरी यहाँ की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, वाटर डिफिशियंसी है 40%, तो 5 साल के बाद 80% वाटर हमें अवेलेबल होगा। मिल्क डेफिसिट से मिल्क सरप्लस स्टेट हम कैसे होंगे, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में हमारा उत्पादन कैसे 2.5 गुना बढ़ेगा, मीट हम इंपोर्ट करते हैं उसमें किस तरह से हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। तो ये कई प्रोजेक्ट लिए गए हैं और मैं जोर देके कह रहा हूँ कि शायद देश के कम जगह इस तरह से एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर पर काम हुआ है। अभी हाल ही में ICAR के DG रहे डॉक्टर मंगला राय, देश के जाने माने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर दलवई, ये दोनों लोग आए थे। वो समय समय पर कैसी चल रही हमारी प्रोजेक्ट और उसकी प्रगति क्या है इसको भी आकर के किसानों से मिलते हैं और उन्होंने कहा कि साहब हम लोग देश के कई राज्यों के साथ काम कर रहे हैं, जैसी प्रगति जम्मू कश्मीर में है देश के किसी राज्य में नहीं। दूसरा सवाल, अब टूरिज्म, मुझे भाषण देना पड़ेगा कितना। टूरिज्म में विशेष रूप से पिछले 4-5 वर्षों में जो संख्या है वो आप देख रहे हैं किस तरह से बढ़ी है। हॉस्पिटैलिटी और होटल इंडस्ट्री को जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम थी उसमें इंडस्ट्री का दर्जा देने के कारण ढेर सारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुए हैं और इस शांति और सुरक्षा के कारण भी हर होटल वाले ने 1 या 2 नया होटल बना लिया और आपको मालूम है ढेर सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। उस पर ज्यादा मैंने समय नहीं जाया करना चाहता हूँ और भी साथी ये सवाल पूछना चाहते हैं। तो प्रशासन हमारा पूरी तरह से सचेष्ट है कि जम्मू कश्मीर की दिशा क्या होगी और किन सेक्टर पर विशेष ध्यान होगा।
सर मैं आसिफ न्यूज़ 24 से और न्यूज सेक्रेटरी। सर मेरे दो सवाल है, एक तो जिस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इसी से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिक्योरिटी सिचुएशन। सर जो आपने भी बताया और जो ये बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सिक्योरिटी सिचुएशन पर आप अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, आप बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आदत रखनी चाहिए कि जिस विषय पर बुलाया जाए उसी पर सवाल पूछा जाए। तो इसी से पहला मेरा जो सवाल है इसी से जुड़ा हुआ है, जो आपने बोला कि काफ़ी जो हमारा बजट भी बढ़ा है जो दिखा है, और साथ में प्रोग्रेस जो जिक्र आपने भी किया कि काफ़ी हुआ है, हो रहा है, प्रगति हो रही है। तो जैसा आप बताइए आपको क्या लग रहा है? वही मैं सवाल मेरा वही है। मैंने कहा उसको छोड़ दीजिए, आपको क्या लग रहा है, प्रगति हो रही है कि पीछे जा रहे हैं? वही सवाल मेरा वही है। पहले अपनी राय बताओ यार। उसी में सर सवाल है मेरी राय। मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, जैसा हम देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बन रही है श्रीनगर में। पहले आप राय बताओ फिर सवाल पूछो। कई जगह प्रोग्रेस हो रही है लेकिन कुछ इलाके नेग्लेक्टेड है, और उसी से मेरा जो सवाल है वो जुड़ा हुआ है। तो श्रीनगर जैसा हम देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बन रही है, रोड्स वगैरह काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सड़कें हैं या जिंदगी की जरूरत है, पानी है। तो हम अभी भी देख रहे हैं सर, हमने रिसेंटली कवर भी किया है, कई इलाकों में पानी को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। यहाँ तक कि श्रीनगर में जो बटवा हुई एक छोटा सा मतलब लाल चौक से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर भी पानी की क्राइसिस है। इसी तरह से जहाँ मैं रहता हूँ इलाका एयरपोर्ट के पास है, वहाँ पर भी पानी की क्राइसिस है। या पटन के साइड से भी हमने देखा पिछले दिनों काफी हुआ था। दूसरी चीज, सड़कें जो है कई जगहों पर मैग्नेमाइज नहीं हो पा रही है अभी भी। जो पहले हालत थी 1-2 साल से काफी खराब है सड़कों की हालत। अगर आप पर्टिकुलरली पूछना चाहिए, मैं अपने इलाके का बताऊंगा, काफी खराब सड़कें हैं, एवरी एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में। तो क्या मेरा सवाल जो है, अब इसमें आ रहा हूँ, क्या ये इस वजह से है कि इतना पैसा आने के बाद भी या जो वर्क हो रहा है उसके बावजूद कई इलाके रह रहे हैं, क्या ये इसकी वजह से है कि जो हमारे पास वर्किंग पीरियड है वो कम होता है क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ आती है, बर्फबारी होती है, या जो प्रशासन है वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं सारे फंड्स को जो पैसा सारा आता है? मुझे दुख है कि आपके इलाके की सड़क नहीं बन पाई। मैं इसको इंश्योर करूंगा कि जल्दी बन जाए और पीने का पानी भी आपको मिले, ये इंतजाम कराया जाएगा। मोटे तौर पर ये जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में जो चल रहा है, इस साल कश्मीर घाटी में बारिश कम होने के कारण कुछ जगह ये समस्याएं आई, उसको प्रशासन ने गंभीरता से लिया। टैंकर से पानी पहुंचाया गया वहां जहां पानी नहीं मिल रहा था। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुराना बना हुआ है उसमें भी सब एक साथ हम बना देंगे ऐसा दावा हम नहीं कर सकते, लेकिन उसे भी दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये ठीक ढंग से हम कर पाएंगे। जहां तक सड़कों का सवाल है, मैं कह सकता हूं कि पहले से अगर कंपेयर करेंगे तो मैग्नेमाइजेशन 3 गुने से ज्यादा हम लोग करते हैं। कुछ अब हर जगह हो जाएगा। एक तो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है हर सड़क का। कोई सड़क बनी है तो 5 साल उस पर फिर मरम्मत का काम नहीं हो सकता है। वैसे ही मैग्नेमाइजेशन के लिए भी प्लान बनाता है आरएनबी या पीडब्ल्यूडी, जो डिपार्टमेंट आप उसको कहते हैं। पिछले साल ही अगर उस सड़क का मैग्नेमाइजेशन हुआ है तो इस प्लान में नहीं होगा। किसी विशेष परिस्थिति के कारण वो सड़क डैमेज हो गई है तो वहाँ के लोगों की जरूरी अपेक्षा होगी कि उसका भी मैग्नेमाइजेशन हो, लेकिन आरएनबी की पॉलिसी में वो नहीं आएगा। आपने जिस सड़क का ध्यान दिलाया है, मैं आरएनबी को निर्देश दिया जाएगा कि आप पत्रकार लोगों की सड़क और पानी न ठीक रहे, ये हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? मेरा सर सवाल ये है कि मैं बजट डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, तो पावर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस बार होने वाली है। 1000 से ज़्यादा करोड़ का जो पैसा है खर्च होने वाला है। 1000 नहीं जी, बहुत उससे ज़्यादा, क्या प्रसाद बहुत ज़्यादा है सर। तो पॉइंट ये है कि सर कितना है? पॉइंट ये है सर, जो बजट का 8% के बजट का 8% पावर परचेज में जाता है। इस तरह की जानकारी बजट डॉक्यूमेंट में है। जो इस बार पैसा
पावर सेक्टर में खर्च होने वाला है उसमें कमी आ सकती है कि हमें और ज़्यादा परचेजेस आप कर पाएँ और यहीं से वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की काफ़ी विजिबिलिटी JNK में है उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। 1 सेकंड जो हमेशा से विंटर्स में कश्मीर में और समर्स में जून में ग्रीवेंस रहती है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की, जो पैसा खर्च होने जा रहा है इसमें किस तरह का एक्सपेंडिचर होगा, क्या लाइन जो ट्रांसमिशन नेटवर्क्स है उनको बेहतर किया जाए या और कुछ चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा बताइए कि इसमें किस तरह का जो है प्लान है गवर्नमेंट का ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का वो बेहतर हो जाए, पर्टिकुलरली इन और अलग एरियाज जो दूर दराज के इलाके। देखिए, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में पिछले 4-5 वर्षों में काफ़ी अच्छा काम हुआ है और 4 साल पहले की जो स्थिति थी एग्जैक्ट परसेंटेज वाइज हमारे सेक्रेटरी साहब बताएंगे, लेकिन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कैपेसिटी हमारी काफ़ी बड़ी है। अभी RDSS भारत सरकार के सहयोग से जो 5,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजना है उसके पूरा होने के बाद मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में बड़ा क्रांतिकारी बदलाव जम्मू कश्मीर में आएगा। जहाँ तक पावर जनरेशन की बात है, आप सबको पता है 3450 या 3500 मेगावाट हमारी जनरेशन कैपेसिटी रही है। 4 बड़े प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं जो 26-27 में पूरे होने वाले हैं, जिससे 3200 मेगावाट की कैपेसिटी हम ऐड करेंगे। और भी पावर परचेज के कई एग्रीमेंट सोलर पावर और बाकी हमारे PDT डिपार्टमेंट ने किया है, उसका बेनिफिट भी हमें मिलने वाला है। तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री जिस तरह से आ रही है हमारी पावर की जरूरतें बढ़ेंगी, लेकिन देश में बिजली की कमी नहीं है। हम अपना ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऐसा बना के रखना चाहते हैं कि 24/7 हम लोगों को बिजली दे सकें अगर लोग पैसा देंगे तो। और इसीलिए मीटर लगाने का काम भी गति से हो रहा है। और एक बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि बिना पैसे की सर्विसेज मिले ये जमाना खत्म हो गया। पहले पावर यूटिलिटी जो भारत सरकार की थी या बाकी देश में थी, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को या यूटी को उधार में भी बिजली दे देती थी। अब स्थिति है कि हम अगर पैसा नहीं देंगे तो JNK को बिजली नहीं मिलेगी। तो अगर हमको बिजली नहीं मिलेगी तो हम दे भी नहीं पाएंगे। हम ऐसी आदर्श स्थिति बनाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के नागरिकों का सहयोग चाहते हैं कि आप ऐसी स्थिति बनाने में हमारी मदद करिए कि हम 24 घंटे लोगों को बिजली दे सकें और उचित दाम में दे सकें। Sir, you talked about the legacy culture and challenges JNK have faced. I just want to know to what extent UT government has been successful in curtailing the culture of overdraft and off-budget borrowing, and what are the plans in that context? तो जो आपका सवाल था कि हुंडी और ओवरड्राफ्ट के बारे में था, तो जो प्रयास हुए हैं लास्ट 2-3 साल में, तो 2022-23 से हमने हुंडी का जो कल्चर था वो पूरी तरह से बंद किया है। 2022-23 और 2023-24 में एक भी रुपए की हुंडी 31 मार्च को इशू नहीं हुई है। उसी तरह से ऑफ बजट बोरिंग वाली जो बात थी, हमने ट्रांसपेरेंटली पूरा ऑफ बजट बोरिंग हमारे बजट बुक्स में अब ले लिया है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा। और साथ ही ऑफ बजट बोरिंग जो टोटल हमारा जो स्टॉक था, हम अब ऑफ बजट बोरिंग कोई भी कुछ ले नहीं रहे, हमारा इस वजह से स्टॉक अब नीचे जा रहा है। जो ऑफ बजट बोरिंग थी वो भी हम रीपे भी कर रहे हैं हर साल, और क्योंकि हम ले नहीं रहे इसलिए हमारा अब स्टॉक कम होते जा रहा है। आखिरी जो किस्त होगी ऑफ बजट बोरिंग की वो हम 2026-27 के नवंबर में कंप्लीट करेंगे। तो 2026 के नवंबर में आखिरी किस्त ऑफ बजट बोरिंग की दी जाएगी। तो हमारा स्टॉक अब नीचे आ रहा है बड़ी तेजी से, क्योंकि हम ले नहीं रहे और साथ में रीपे भी स्पीडीली कर रहे हैं। हर साल ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार करोड़ सिर्फ ऑफ बजट बोरिंग हम रीपे कर रहे हैं एक साथ।